गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको नमक का दारोगा पढ़ाया था और उसका आगे का पार्ट में आपको पढ़ा रही, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी पंडित आलोपी दीन इस इलाके के बहुचर्चित व्यक्तियों में से एक थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अधिकारी भक्त क्या थे? उनके भक्त उनको बहुत ही सम्मान देते थे। अमले उनके सेवक, वकील, मुख्तियार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि आलोपी दीन को वहाँ के अधिकारी काफ़ी सम्मान देते थे और वकील, चौकीदार, मुख्तियार आदि उनको अपना सब कुछ मानते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। आलोपी दीन को देखकर लोग आश्चर्य में इसलिए पड़ गए कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वह इसलिए भी उनके सामने आए कि वह कानून के पंजे में, कानून के शिकंजे में किस लिए आए, ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। लोग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में सारे साधन संपन्न है, उसके पास में धन है और बात पड़ता है, बोलने की शक्ति है, तो वह कानून के शिकंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान था। न्याय किसको दिलाए, धर्म या धन को। यह आपस में एक दोनों के बीच में एक ऐसी युद्ध भूमि ठन गई जिससे निकल पाना बहुत ही असंभव सा हो गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। बंसीधर के पास में न कोई सत्य बचा और न ही कोई स्पष्ट भाषण, किंतु लोभ से डावाडोल हो रहे थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, पक्षपात और न्याय का क्या मेल। आपस में एक दूसरे व्यक्ति से हम किस तरीके से किसी बात को लेकर पक्षपात करते हैं और किसी व्यक्ति से पक्ष का मुद्दा रखते हैं, किस बात को लेकर पक्षपात किया जाता है। यहाँ पर इस बात पर न्याय की बात का मेल किया गया है। यहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पर
पक्षपात हो, दो पार्टियों में पक्षपात की भावना हो, तो वहाँ पर कदाचित न्याय संभव नहीं हो सकता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। पंडित आलोपीदीन के लिए जो मुकदमा दायर किया गया था, उनके प्रमाण क्या हैं? भ्रमात्मक हैं, यानी उस पर संदेह है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। कभी कभी मनुष्य इतना लोभ में आतुर हो जाता है कि वह नहीं सोचता कि इस लोभ के कारण उसकी अस्मिता, उसका व्यवहार, उसका जीवन भर में जो उसने सम्मान पाया है, वो क्षणिक पल भर में नष्ट हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति ने जो सम्मान पाया वह लोभ के कारण, भ्रष्टाचार के कारण क्षण में क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आलोपीदीन के साथ भी ऐसा ही भ्रम हुआ। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं। जो नमक के दारोगा हैं बंशीधर, उनका कोई अधिक दोष नहीं है। लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि बंशीधर पर कोई दोष नहीं, लेकिन उनकी उद्दंडता इसी कारण है कि उन्होंने इस कष्ट को किसी दूसरे के कारण झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। नमक हलाली, हम किसी का नमक खाते हैं तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए। नमक हलाली। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। पंडित आलोपीदीन के साथ उनके परिवारीजन, स्वजन आदि थे और उनको देखते ही उनकी उदारता का सागर उमड़ पड़ता है। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि आलोपीदीन के साथ में उनका परिवार, उनके स्वजन आदि थे, तो उनके लिए कानून व्यवस्था और उनके लिए कानून का दरवाज़ा तक भी हिल जाता है। अदालत का दरवाज़ा नींव तक भी क्या होती है? हिल जाती है। बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि यानी गर्व को नष्ट करती है, गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। संसार में किस तरह व्यक्ति विचित्र अनुभव करता है, किस तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी किस तरह से
विचित्र सा हो जाता है, ऐसा अनुभव आज किया। न्याय और विद्वता, कैसा न्याय है और कैसी विद्वता, यानी किस प्रकार का ये न्याय है और किस तरीके से ये विद्वता की गई है। लंबी चौड़ी उपलब्धियाँ, बड़ी बड़ी डाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, न्याय दिलाने वाले व्यक्ति, बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियाँ और ढीले ढीले जो वस्त्र पहने हुए हैं, वह कोई सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बंसीधर कैसा व्यक्ति था, जिसको कोई धन का लोभ नहीं था। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी वह धन चाहता तो धन ही धन प्राप्त होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वह सच्चा व्यक्तित्व था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुत्तैली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। पूरे मुंशी जी तो पहले ही से कुछ कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह है। हम किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं और किस तरीके से अपना बुढ़ापा भगत बनकर मनमानी करते हुए चलाएंगे। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। किस तरीके से हम कसाई और के तगादे सहेंगे, बुढ़ापे में भगत बैठे और बस वहाँ सूखी तनख्वाह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम जहाँ कार्य को करते हैं, संपादित करते हैं तो वहाँ पर एक सूखी तनख्वाह है, ऊपरी इनकम का कुछ भी नहीं है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में आपके रोशनी हो या ना हो, लेकिन मस्जिद और मंदिर में अवश्य हम दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर है, पढ़ना लिखना सब अखारत गया। जो हमने पढ़ाई लिखाई की वह सब क्या गई, व्यर्थ हो गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंसीधर वहाँ से टल ना जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। यानी पिता और पुत्र में वार्ता चल रही है, एक दूसरे पर क्रोध आ रहा है और वह टल नहीं पा रहा था। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, उनकी बंसीधर की माता को भी काफ़ी दुख प्रकट हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। उनके माता पिता ने जो जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं की, वह सब क्या धूल मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसमें बंसीधर की कहीं कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी उसको ऐसा प्रताड़ना सहनी पड़ी, मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी।
इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों से ढीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की, दंडवत यानी पेट के बल झुककर प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी उनको गलवलाने की बात करने लगे, चापलूसी बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिक लगी हुई है। हम आपको अपना देवता मानते हैं, लेकिन इन वार्ता से, इस बातों से हमारे मुंह पर जो कालिक, हमारे मुंह पर जो शर्म है, उसको हम आपको कैसे दिखाएं? किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। हमारा लड़का अभागा है और वह हमारी नहीं समझ पाया, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामत ना समझिए। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ उन्होंने आलोपीदीन का सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत होने लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन को मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा आप कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे भी मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर है। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे ही हो सकती है
उसमें त्रुटि ना होगी। बंसीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूँ, मुझसे जो कुछ सेवा हो सकती है उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। आप इस पद पर हस्ताक्षर कीजिए और मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक आप नहीं करेंगे, इस सवाल को पूरा नहीं करेंगे, इस वाक्यांश को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने इस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, सब मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं आपकी उदारता का किस तरीके से सामना कर पाऊं, इतना साहस मेरे अंदर नहीं है। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य को ही जरूरत है, अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपको दास हूँ, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पुष्टि कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली। अपने कलमदान यानी जो पेंसिल बॉक्स है होता है, उसमें से कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, बुद्धि की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ गई है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। आलोपी दीन से पंडित बंसीधर ने कहा, यह कलम लीजिए, आपकी सोच विचार ना कीजिए। आलोपी दीन ने पंडित बंसीधर से इस बात को स्पष्ट किया। अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। आलोपी दीन ने बंसीधर से यही कहा, ईश्वर आपको उस नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, आपको किसी चीज़ की चाह नहीं है, कठोर धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता रहे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई। बंसीधर की आंखों में अश्रुधारा झलक उठी। हृदय के समुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों,
आपको इस पाठ के द्वारा मुंशी जी के नमक का दरोगा के द्वारा ईमानदारी की बातें स्पष्ट की गई हैं। किस तरीके से एक ईमानदारी का ओहदा एक कर्मचारी के लिए कितना महत्वपूर्ण पहलू होता है। हमें किसी भी पद पर रहकर ईमानदारी से कार्य को करना चाहिए और इसीलिए बंसीधर इस कहानी के द्वारा एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरकर हमारे सामने आते हैं। ईमानदारी ही सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति का मूल भाव होना ही चाहिए। हम किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, लेकिन हर परिस्थिति का कोई ना कोई पहलू हमारे जीवन के स्तर में किस प्रकार एक झंझनावट सी पैदा कर देता है, किस प्रकार हमारे हृदय को झकझोर देता है। परिस्थिति हमें नीचा भी दिखाती हैं और परिस्थिति हमें क्या है, एक बदलाव की स्थिति में भी लाना चाहती हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में वास्तविकता से ये फैसला लेना चाहिए कि हमें क्या उचित क्या अनुचित करना चाहिए। जिस तरह से बंसीधर ने इस कहानी के द्वारा ये कार्य संपन्न किया और लास्ट में आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया और उनको मैनेजरी के लिए हस्ताक्षर करवा लिए। तो बच्चों, नमक का दारोगा पाठ यहीं समाप्त होता है और आपको मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय लिखने के लिए जो कार्य दिया था वह आपने कर लिया होगा। तो आप होमवर्क में भेज देना और इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आपने कहानी पढ़ी, उस पर मनन किया और आपको कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक। दूसरा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर हमारे सामने आते हैं? पंडित आलोपी दीन का कौन सा ऐसा पहलू महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे सामने उभर कर आता है? एक तो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से बंसीधर के यहाँ पर जाते हैं और बंसीधर को किस तरीके से दस्तखत कराने के लिए, हस्ताक्षर कराने के लिए मनाते हैं। तो एक पहलू तो ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण हो जाता है और आप इसमें से छाट कर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं, जिसमें वृद्ध मुंशी हैं, वकील हैं, शहर की भीड़ है। कौन सा पात्र समाज की सच्चाई का उजागर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। कोई दो शीर्षक, कौन कौन से शीर्षक महत्वपूर्ण हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट, कहानी के अंत में आलोपी दीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? यदि आप स्वयं इस कहानी के पात्र होते
तो किस प्रकार कहानी का अंत करते, तो आपको अपने शब्दों में लिखनी है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आपको होमवर्क में लिखित में आपको सेंड कर दूँगी। आपको उसी के आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। धन्यवाद।